हेलो एवरीवन, दिस इज़ विशाल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सप्लोरिंग सिविल सर्विसेज। तो गाइज आज डे 8 है और यूनिट क्लाइमेटोलॉजी का टॉपिक एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन, प्लानिटरी विंड्स और लोकल विंड्स है। और हमारा पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द मेरिडियनल सर्कुलेशन ऑफ एटमॉस्फेयर एंड इट्स इंपॉर्टेंस इन वर्ल्ड क्लाइमेट। ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, यूपीएससी 2015 में ज्योग्राफी ऑप्शनल के पेपर में आया हुआ था। अगर आपको और डिटेल जाननी है क्या चल रहा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, वहाँ सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स भी दिए हुए हैं, टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दिया हुआ है। तो इंट्रोडक्शन में हम इसके ये लिख सकते हैं कि मेरिडियनल सर्कुलेशन को हम ट्राई सेलुलर मॉडल से एक्सप्लेन करते हैं, जो मॉडल 3 सेल डिवीज़न के बारे में बात करता है, जो कि एयर सर्कुलेशन से रिलेटेड है। और ये बेस्ड होता है थर्मल फैक्टर्स और डायनामिक फैक्टर्स पे, या थर्मल फैक्टर्स और मैकेनिकल फैक्टर्स पे। अब हमें पता है जो सरफेस विंड जो होती है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर एरियाज़ की तरफ चलती है, लेकिन अपर एटमॉस्फेयर में क्या होता है कि जो जनरल डायरेक्शन होता है एयर सर्कुलेशन का वो कंट्रेरी हो जाता है सरफेस विंड के डायरेक्शन के। अब उसके बाद हम बॉडी में क्या लिख सकते हैं कि मेरिडियनल सर्कुलेशन जो है ये ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी और हीट बजट को मेंटेन करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और कैसे करता है, ये जो डोल्ड्रम बेल्ट है और या ITCZ जोन जो है वो अनइंटरप्टेड बेल्ट ऑफ कन्वर्जेंस ऑन अर्थ सरफेस होता है। द डेवलपमेंट ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन, टेम्परेट साइक्लोन या एंटी साइक्लोन, ये भी सब मेरिडियनल सर्कुलेशन का ही रिजल्ट है। अब ये हर मेरिडियन में 3 सेल होते हैं एयर सर्कुलेशन के नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में। जैसे अब इसमें है ट्रॉपिकल सेल, या हम इसको हेडली सेल भी बोलते हैं, दूसरा है पोलर फ्रंट सेल या इसको मिड लैटिट्यूड सेल या फेरल सेल भी बोलते हैं, और तीसरा है पोलर या सब पोलर सेल। अब हेडली सेल के बारे में हम इसमें एक्सप्लेन कर देंगे कि हेडली सेल क्या है, कहाँ लोकेटेड है। ये 10 to 30 डिग्री पे है, ये थर्मली इंड्यूस्ड सेल है और ये इंटेंस सोलर इंसोलेशन से रिजल्टेंट है इसका। और फिर उसके बाद जो है द इंटेंस इंसोलेशन प्रोड्यूसेस राइजिंग एयर अलोंग द इक्वेटर, मतलब इंसोलेशन बहुत ज़्यादा होता है तो एयर राइज होने लगती है इक्वेटर पे। और राइजिंग एयर जो होते हैं वो ट्रोपोपॉज के नीचे जाके ठंडी होने लगती है और डाइवर्ज होने लगती है पोल के साइड में और एंटी ट्रेड बन जाती है। इसके वजह से अपर एयर सर्कुलेशन होता है 30 डिग्री लैटिट्यूड में, और एयर जो है वो धीरे धीरे नीचे आने लगती है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर की वजह से। अब ये जो द ट्रेड विंड जो है वो हाई प्रेशर इक्वेटर की तरफ जाने लगता है और ये पूरा सेल कंप्लीट होता है। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सेल जो है, ये जो हेडली सेल है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सेल है और ये एसोसिएटेड होता है ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट और ट्रॉपिकल डिजर्ट से। और ये कन्वेक्टिव सेल होता है नॉर्थ हेमिस्फेयर और साउथ हेमिस्फेयर दोनों में बनता है। इसके बाद हम इसका डायग्राम बना सकते हैं। ये एंटी ट्रेड होता है, ट्रेड विंड्स आगे जब जाती है और ये पूरा सेल का फॉर्मेशन करती हैं। फिर उसके बाद फेरल सेल के बारे में हम लिख सकते हैं, ये मिड इंटरमीडिएट होता है, मिड लैटिट्यूड थर्मली इनडायरेक्ट सेल ऑफ एयर सर्कुलेशन होता है। ये ट्रॉपिकल हेडली सेल और पोलर सेल के बीच में होता है, 35 डिग्री टू 60 डिग्री लैटिट्यूड के बीच में होता है दोनों हेमिस्फेयर, नॉर्थ साउथ हेमिस्फेयर में। अब ये जो होता है दिस इज थर्मली इनडायरेक्ट सेल एंड इंड्यूस्ड ड्यू टू डायनेमिक फोर्सेस। ये थर्मली इनडायरेक्ट होता है और ये मैकेनिकल फैक्टर्स या डायनेमिक फैक्टर से इंड्यूस्ड होता है। अब इस सेल में क्या होता है, इन दिस सेल वार्म एयर इज सीन असेंडिंग, मतलब वार्म एयर धीरे धीरे ऊपर जाती है पोलर फ्रंट से और ब्रेक हो जाती है ट्रोपोपॉज के पास जाने के पास। अब इसका सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फीचर जो है वो पोलर फ्रंट मिडिल ट्रोपोस्फेयर के पास ज़्यादा कॉन्टिन्यूअस होता है। और यहीं पे क्या होता है, एयर सबसाइड होती है हॉर्स लैटिट्यूड में और ट्रॉपिकल और पोलर फ्रंट सेल के पास दोनों सबसाइड होने लगती हैं। अब सरफेस में क्या होता है, ऑन द सरफेस द सर्कुलेशन इज कंप्लीटेड बाय वेस्टर्ली विंड फ्लोइंग टुवर्ड्स पोलवर्ड साइड। सरफेस पे क्या होता है, वेस्टर्ली विंड जो होती हैं वो इस सर्कुलेशन को कंप्लीट करती हैं जो पोलवर्ड साइड में जाती हैं। अब मेरिडियनल सर्कुलेशन कैसे अचीव होता है, ये पुश से अचीव होता है और वार्म एयर के सेविंग से अचीव होता है फ्रॉम लोअर टू हायर एंड कोल्ड एयर फ्रॉम हायर टू लोअर लैटिट्यूड। दे आर परफॉर्म्ड थ्रू मैकेनिज्म ऑफ साइक्लोन्स, ये साइक्लोन्स और एंटी साइक्लोन के फिनोमेना से परफॉर्म होती हैं। और ये जो फेरल सेल होता है ये जोनल सर्कुलेशन सेल होता है और मेरिडियनल सर्कुलेशन
जो होता है वो बहुत ओकेजनल होता है। फिर इसका ये हम डायग्राम बना सकते हैं कैसे पोलर, टेम्परेट और ट्रॉपिकल है। फिर थर्ड इसमें है पोलर सेल। पोलर सेल जो होता है वो पैरेलल होता है फेरल सेल के। ये 65 डिग्री टू 90 डिग्री दोनों हेमिस्फेयर में होता है। ये थर्मली डायरेक्ट सेल होता है और ये विंटर में सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होता है। अब यहाँ पे क्या होता है, देयर इज सिंकिंग एयर अलोंग द पोल। पोल के पास जो है वो एयर सिंक होती रहती है जो कि सब पोलर लो की तरह मुड़ जाती है और ये ईस्टर्ली विंड का काम करती है। अब सब पोलर लोज में क्या होता है, ईस्टर्ली और वेस्टर्ली दोनों इंटरेक्ट करते हैं और एयर जो है वो राइज होती है और पोलर सेल सर्कुलेशन को कंप्लीट करती है और सेल का फॉर्मेशन करती है। अब अपर एटमॉस्फेयर में क्या होता है, विंड जो है वो वेस्टर्ली होती है लेकिन पोलर ईस्टर्ली जो होती हैं वो सरफेस पे फाउंड होती हैं। अपर एटमॉस्फेयर में वेस्टर्ली होती है लेकिन सरफेस पे ईस्टर्ली, पोलर ईस्टर्ली फॉर्म होती हैं। अब इसका इम्पोर्टेंस क्या है, तो इम्पोर्टेंस में हम ग्लोबली में ये लिख सकते हैं कि ये जो है लैटिट्यूडनल हीट बजट को मेंटेन करने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। यहाँ पे हाई एनर्जी ट्रॉपिकल एरियाज़ टू लो एनर्जी ट्रॉपिकल एरियाज़। फिर उसके बाद ये जनरेशन ऑफ प्लानिटरी विंड्स में भी रेस्पॉन्सिबल होता है। फिर उसके बाद ये टीएमसी मतलब ट्राई मेरिडियनल सर्कुलेशन जो है ये मैनिफेस्टेड इन प्लानिटरी विंड पैटर्न में देखा जाता है इसका मैनिफेस्टेशन। और ये फेनोमेना ऑफ मानसून जो है वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है अपर एयर सर्कुलेशन से और ट्रेड विंड मूवमेंट से। अब इंटरेक्शन ऑफ वेस्टर्ली और ईस्टर्ली जो है वो फ्रंटोजेनेसिस क्रिएट करता है जो क्लाइमेट ऑफ सब पोलर एरिया को इन्फ्लुएंस करता है। ये ग्लोबली हम देख सकते थे। अब रीजनली कह सकते थे कि ट्राई मेरिडियनल सर्कुलेशन जो है वो एक्सप्लेन करता है कि ट्रॉपिकल लैटिट्यूड जो है वो कैसे थोड़े से चेंजेस से सीजन में चेंजेस ला देते हैं, क्योंकि ये मोर इफेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट इन ट्रॉपिक्स को रिप्रेजेंट करता है। और ये भी एक्सप्लेन करता है कि सेकेंडरी सर्कुलेशन कम क्यों होते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन में। और आगे फिर एक और इसमें बात हम बता सकते हैं कि मिड लैटिट्यूड में क्या होता है कि ये एक्सप्लेन करता है कि वाई देयर इज़ नीड फॉर ग्रेटर नंबर ऑफ सेकेंडरी सर्कुलेशन, मतलब साइक्लोन्स की ज़्यादा ज़रूरत क्यों है। और एंटी साइक्लोन जो है वो हीट बजट को मेंटेन करता है, ये भी ये एक्सप्लेन करता है। मतलब ये ओवरऑल वेदर की वेरिएबिलिटी को प्रेजेंट करता है, एक्सप्लेन करता है उसको। फिर उसके बाद पोलर एरियाज़ में क्या होता है कि प्रेजेंस ऑफ सेकेंडरी सर्कुलेशन जो है मेनली एंटी साइक्लोन और पोलर आउटब्रेक्स में ये कोल्ड एयर कैरी करती हैं, पोलर रीजन से दूर ले जाती हैं उनको, ये हम लिख सकते हैं। फिर इसके बाद कंक्लूजन में हम लिख सकते हैं कि कोरियोलिस फोर्स से क्या होता है कि एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन जो है पर्टिकुलरली इन मिडिल एंड हायर लैटिट्यूड ये मेरिडियनल नहीं होते हैं लेकिन जोनल होते हैं। इसके वजह से ट्रॉपिकल सर्कुलेशन जो है, सॉरी, एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन जो है वो और कॉम्प्लेक्स हो जाता है। अब यहाँ पे हम डायग्राम बना सकते हैं ऐसे कि ट्रेड विंड्स है, फिर ऊपर जाके वेस्टर्लीज हो रही हैं, फिर उसके बाद सबसे नीचे ट्रॉपिकल हेडली सेल है, फिर उसके ऊपर मिड लैटिट्यूड सेल है, उसके ऊपर फिर पोलर सेल का फॉर्मेशन हो रहा है। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमें यही लिखना था। पहले हम रीजनल लेवल और ग्लोबल लेवल पे क्या इंपॉर्टेंस है वो बता देंगे और तीनों सेल को एक्सप्लेन करेंगे। आप चाहें तो इसमें और भी सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं बट डिपेंड करता है कि आपके पास टाइम कितना है। फिर उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन जो हमारा है, राइट ए जोग्राफिकल नोट ऑन हैलोवीन स्टॉर्म। ये बहुत ही मतलब यूनिक क्वेश्चन है जो 2020 में आया हुआ है और बहुत सारे लोगों से ये क्वेश्चन मिस हो गया था क्योंकि बिल्कुल डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या लिखना था। इसके इंट्रोडक्शन में हम ये लिख सकते हैं कि ये सोलर फ्लेयर्स और कोरल मास इजेक्शन का एक सीरीज़ है जो कि मिड अक्टूबर और अर्ली नवंबर 2003 में आया था। ये एक तरह का मॉन्स्ट्रस स्टॉर्म होता है जो अननोन जेनेसिस या अननोन डिस्ट्रक्शन क्रिएट करता है। अब इसके बॉडी में हम क्या लिख सकते हैं, बॉडी में कि ये एक सोलर स्टॉर्म भी हो सकता है, गेल स्टॉर्म, या फिर एक ट्रॉपिकल साइक्लोन या ब्लिजार्ड भी हो सकता है जिसने 1991 में यूएस को पूरा शोक करके रख दिया था। ये क्यों हुआ था, इसका पहला रीज़न है स्ट्रॉन्ग डिस्टर्बेंसेस हुए थे कोल्ड फ्रंट की वजह से। दूसरा जो है कोल्ड ब्लिजार्ड जो है
उसके वजह से स्ट्रॉन्ग ग्रेडियंट का फॉर्मेशन हुआ था जो नॉर्थ कनाडा से साउथ ईस्ट कनाडा की तरफ ट्रैवल किया। अब यहाँ पे क्या होता है, कोल्ड ब्लिजार्ड की वजह से हाई प्रेशर और लो प्रेशर सिस्टम का फॉर्मेशन हुआ। उसके बाद हम थर्ड रीज़न, एक और रीज़न बता सकते हैं कि जो ट्रॉपिकल स्टॉर्म था वो फर्दर पोटेंशियल स्ट्रेंथ ऐड किया स्टॉर्म में, जिसके वजह से मॉन्स्ट्रम स्टॉर्म या ग्रेस हरिकेन या हेलोइन स्टॉर्म का फॉर्मेशन हुआ। अब हम इसको वन बाय वन देख लेते हैं। सोलर स्टॉर्म में क्या है, सोलर स्टॉर्म जो है इसका फिगर देख लेते हैं। इधर लेफ्ट साइड में सन है, फिर सोलर फ्लेयर इरप्शंस हो रहे हैं, यहाँ पे अर्थ है, तो इसके ये टोटल सोलर स्टॉर्म का फॉर्मेशन कर रहा है। तो सोलर स्टॉर्म क्या होता है, ये 2-3 ईयर पहले से ये पूरा फिनोमेना चलता रहता है, लेकिन जब सोलर एक्टिविटी डिक्लाइन पे रहती है। अब इसमें क्या होता है, ये बहुत क्वाइट टाइम में होता है जबकि सन स्पॉट्स विजिबल होते हैं और ये आउटब्रेक होता है, इसका सडन होता है। और 17 मेजर फ्लेयर्स जो हैं वो इरप्ट हुए थे सन पे। इसका इम्पैक्ट क्या था, इसका इम्पैक्ट ये था कि कोरोनल मास रिजेक्शन हुआ था, बहुत ज़्यादा एनॉर्मस एक्सप्लोजन हुआ था सन सरफेस के, जिसके वजह से इलेक्ट्रिफाइड गैसेस का बहुत ज़्यादा ब्लास्ट हो गया था और एटॉमिक सब एटॉमिक पार्टिकल जो हैं वो स्पेस में भी ब्लास्ट होने लगे थे 8 मिलियन किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। और इसका इम्पैक्ट क्या होता है, इसकी वजह से एयरक्राफ्ट का री राउटिंग हमें करना पड़ा था, सैटेलाइट सिस्टम पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट होते हैं। एरोरा बोरियलिस जो आपने सुना होगा उसका फॉर्मेशन होता है लैटिट्यूड पे और मेडिटेरेनियन कंट्रीज़ के पास। अब ब्लिज़ार्ड में हम क्या लिख सकते हैं, ब्लिज़ार्ड में ये है कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग बिटरली कोल्ड विंड होता है जो कि ड्राई पाउडरी स्नो या आइस क्रिस्टल की वजह से को एकम्पनाई करता है और इसकी विजिबिलिटी बहुत पुअर होती है। और ये कहाँ पे होता है, हाई लैटिट्यूड और पोलर एल्टीट्यूड कंडीशंस में। इसका डेरिवेशन कहाँ से होता है, नॉर्थ वेस्ट गेल्स से होता है जो कि यूएसए में विंटर में पाई जाती हैं। अब ट्रॉपिकल साइक्लोन में हम क्या लिख सकते हैं कि वार्म कोर वर्टेक्स होता है ये ट्रॉपिकल ओरिजिन का, जिसका डायमीटर जो है वो सर्कुलर शेप में होता है लेकिन बहुत छोटा होता है और इसका सरफेस प्रेशर जो है बहुत कम होता है लेकिन वेलोसिटी विंड की बहुत ज़्यादा हाई होती है। ये अंदर की साइड स्पायरलिंग इनवर्ड्स फ्रॉम ऑल डायरेक्शन, अंदर की साइड स्पायरल करता होता है और ये जो होता है ये डीप वार्म वाटर्स के करंट से ट्रिगर होता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे प्री एग्जिस्टिंग होते हैं लो लेवल डिस्टर्बेंसेस, पहले से ही एग्जिस्ट मतलब लो प्रेशर पहले से ही एग्जिस्ट करता है जिसकी वजह से अपर एटमॉस्फेरिक डिस्टर्बेंसेस होते हैं। अब अराउंड आई क्या होता है, आई वॉल जो है वो बहुत इंटेंस विंड मतलब जो आई है यहाँ पे आई ऑफ द स्टॉर्म आप देख सकते हैं, वहाँ पे आई वॉल के पास बहुत इंटेंस विंड पाई जाती हैं। इस विंड की वजह से स्टॉर्म में मतलब रोटेशन होने लगता है, स्पाइरल गैलेक्सी का फॉर्मेशन होता है और जिसकी वजह से हैवी रेनफॉल होते हैं। अब इसका इम्पैक्ट क्या होता है, ये डायग्राम हम बना सकते हैं काउंटर क्लॉकवाइज कैसे चल रहा है, आउटफ्लो हो रहा है, आई वॉल है, वार्म एयर जो है वो राइज हो रही है, नीचे लो प्रेशर है। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन बहुत ज़्यादा डिजास्ट्रस होते हैं, ये 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलते हैं और स्टॉर्म जो है वो सर्ज होता है, वेरी हाई रेनफॉल और डैमेज करता है। अब ये जो इवेंट है ये सोलर साइकिल 23 में ऑकर हुए थे, 3 ईयर अपने पीक के 3 साल बाद, जिसका जो मार्क करते हैं हम उसको बेस्टाइल डे फ्लेयर के नाम से मार्क करते हैं। अब सोलर एक्टिविटी जब हाइट पे थी तो वहाँ पे क्या हुआ था कि डीप स्पेस और अर्थ स्पेस साइंस मिशन ये सब ने बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट फील किया था। और सोलर एंड हेलियोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट और कोलैबोरेशन बिटवीन नासा एंड यूरोपियन स्पेस एजेंसी ये सब फेल हो गए थे, इतना ज़्यादा इसका इफ़ेक्ट था। और ये जो नासा जो है, नासा एडवांस कंपोजिशन एक्सप्लोरर सैटेलाइट जो है उसको भी बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ था और स्पेस क्राफ्ट जो थे वो टेम्परेरली शट डाउन हो गए थे। कंक्लूजन में हम यही लिख सकते हैं कि स्कैरी सोलर स्टॉर्म लाइक हेलोविन स्टॉर्म जो है वो एक्सेप्शन है, कोई रूल नहीं है कि हमेशा होगा ही। अब ये जो है ये दे आर एकम्पनाइड बाय डिस्प्ले ऑफ ऑरियोरा बोरियालिस एंड ऑरियोरा ऑस्ट्रेलिस, ये लोअर लैटिट्यूड में
होते हैं। फिर उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है हमारा। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में यही लिखना था, आप चाहें तो एक बार और वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं। फिर हम आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। तो थर्ड क्वेश्चन हमारा ये है, डिस्कस द सैलिएंट फीचर्स ऑफ सिरोक्को एंड मिस्ट्रल। ये बिल्कुल ही डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो चलिए देखते हैं। इसका इंट्रोडक्शन हम इस तरह से लिख सकते हैं कि लोकल विंड्स जो होते हैं वो लोकल वेरिएबिलिटी प्रोड्यूस करते हैं। मतलब लोकल वेरिएबिलिटी टेम्परेचर और प्रेशर में जो होती है उसके वजह से प्रोड्यूस होते हैं, और ये लोकलाइज्ड एक्सटेंट ही होता है इनका, और ये कोई लिमिटेड हॉरिजन या लिमिटेड वर्टिकल डायमेंशंस ही कवर करते हैं। ये कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे लैंड एंड सी ब्रिजेस हो सकते हैं, माउंटेन एंड वैली ब्रिजेस हो सकते हैं, चिनूक हो सकता है, फोएन हो सकता है, हरमेटन हो सकता है, सिरोक्को हो सकता है, मिस्ट्रल हो सकता है, ब्लिज़ार्ड हो सकता है, और भी अदर तरह के लोकल विंड्स हो सकते हैं जो बहुत डिफरेंट कंट्रीज़ में पाए जाते हैं। अब यहाँ पे हमको सिरोक्को का लिखना है, तो हम ये लिख सकते हैं कि सिरोक्को जो है वो वार्म, ड्राई और डस्टी लोकल विंड है जो कि नॉर्थ डायरेक्शन में चलता है सहारा डिज़र्ट से, और मेडिटेरेनियन सी को क्रॉस करते हुए वो इटली और स्पेन में पहुंचता है। सिरोक्को जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और एक्टिव हो जाता है साइक्लोनिक स्टॉर्म के टाइम में, जब वो मेडिटेरेनियन सी के पास होता है। ये बहुत वार्म और ड्राई होता है जब ये नीचे आता है नॉर्दर्न स्लोप ऑफ एटलस माउंटेन से। अब उसके बाद इसके बहुत सारे लोकल नेम्स भी हैं अफ्रीका में, जैसे खामसिन कहते हैं, इजिप्ट में जिबली कहते हैं, लीबिया में चिली कहते हैं, ट्यूनीशिया में। अब वार्म एंड ड्राई डस्टी विंड जो है अरेबियन सी में, इसको सिमूम कहते हैं हम। सिरक्को जो है जब वो मेडिटेरेनियन सी से पास होता है तो वो मॉइस्चर और को पिकअप कर लेता है, और सदर्न पार्ट ऑफ इटली में बारिश करता है, जिसको ब्लड रेन के नाम से जाना जाता है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि वहाँ पे रेड सैंड का भी फॉल होता है। अब सिरोक्को जो होता है जब ये सहारा डिज़र्ट से पास होता है तो ये सैंड वगैरह पिक कर लेता है जो कि सेटल डाउन हो जाते हैं रेन्स के साथ में साउथ इटली में। अब सिरोक्को जो है वो बहुत ज़्यादा इंजूरियस होता है एग्रीकल्चरल फील्ड और फ्रूट क्रॉप्स के लिए। फिर नेक्स्ट है हमारा मिस्ट्राल। मिस्ट्राल क्या होता है, वो कोल्ड लोकल विंड होती है जो कि स्पेन और फ्रांस में चलती है, नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट डायरेक्शन में। ये विंड जो हैं ये बहुत कॉमन है और इफ़ेक्टिव तभी होती हैं विंटर सीज़न में। क्यों, क्योंकि वहाँ पे हाई प्रेशर बनता है यूरोप में और लो प्रेशर बनता है मेडिटेरेनियन सी में। ये बहुत ही कोल्ड हो जाती हैं जब ये सेंट्रल प्लेट्यू से चलती हैं और रोन वैली की तरफ नीचे आने लगती हैं, जो कि सदर्न कोस्ट ऑफ फ्रांस में है। अब जब ये नैरो वैली रोन से पास होती हैं तो ये बहुत स्टॉर्मी नदरली कोल्ड विंड्स बन जाती हैं, और इनकी एवरेज वेलोसिटी जो होती है वो 56 टू 64 किलोमीटर होती है, और कई बार वो 128 किलोमीटर भी बन जाती हैं। ये बहुत एडवर्सली अफेक्ट करती हैं एयर फ्लाइट्स को, और मिस्ट्रल जो है वो सडन क्रॉप इन एयर टेम्परेचर भी लाता है फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे। इसका स्ट्रेंथ जो है वो फनलिंग इफ़ेक्ट ऑफ रोन वैली से और ज़्यादा बढ़ जाता है। अब आगे देखते हैं इसके ये क्या क्या रीज़न, ये क्या क्या कॉज करता है। कॉज इसका ये है कि पीरियड ऑफ क्लाउडलेस स्काई लुमिनस सनशाइन भी लाता है, जिसके वजह से स्काई बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाता है। और मिस्ट्रल जो है ये कब होता है, जब ओजोन हाई इज़ एक्सटेंडेड एंड ड्राई एंड ड्रॉज इन अनयूजुअली मॉइस्ट एयर फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट। मिस्ट्रल साउथ फ्रांस से गल्फ ऑफ लायन की तरफ ट्रैवल करता है। अब डिफरेंसेस क्या हैं, डिफरेंसेस ये हैं कि सिरोक्को जो है वो हॉट विंड होता है आफ्टर डस्टी और रेनी ब्लोइंग साउथ फ्रॉम नॉर्थ अफ्रीका अक्रॉस द मेडिटेरेनियन टू सदर्न यूरोप। लेकिन मिस्ट्राल जो होता है वो कोल्ड नॉर्थ वेस्टर्ली विंड होता है जो यूजुअली बहुत स्ट्रांग होता है, और ये सदर्न फ्रांस से मेडिटेरेनियन सी में ट्रैवल करता है। फिर ये हम इसके लिए एक डायग्राम बना सकते हैं, कहाँ क्या नाम है ये दिखा सकते हैं।
और कंक्लूजन में हम ये लिख सकते हैं कि लोकल विंड जो है वो विंड वेदर चेंजेस लाते हैं किसी भी रीजन में, और वेजिटेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और टोपोग्राफिक चेंजेस पे भी इफेक्ट दिखाते हैं। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमें यही लिखना था। आई होप आपको इससे कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो और मेरी मेहनत पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या मुझे टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।